प्यारे किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ICAR ਦਾ ਪੋਟੈਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਆਲੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ खोज केंद्र की किसानों के लिए की देन है। सो मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर अनिल शर्मा जी, जिहड़े मुखी ने इस पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के। इन्हां तो आपां सारी जानकारी हासिल करनी है कि ये जिहड़ा इंस्टीट्यूट है किस मंतव नूं लैके बनाया गया तो हुण इस वेले ये किसानों की सेवा दे विच की काम कर रहा। सो डॉक्टर अनिल शर्मा जी, तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत दे विच। थैंक यू जी, थैंक यू। सब तो पहला जे आपां गल करिए जिहड़ा साडा आलू खोज केंद्र है जिहड़ा सेंटर दा, ये किस मंतव नूं लैके बनाया गया सी ते हुण किहड़ियां खोजां दे उत्ते इत्थे काम हो रहा। ये जो हमारा स्टेशन है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। तो ये उसका एक रीजनल स्टेशन है जी। इसका जो मेन जो मिशन था जो इसको बनाने का वो था कि हम रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन जो भी पोटैटो से रिलेटेड या पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको कैसे ट्रैक पे लाया जाए प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोटैटो से रिलेटेड। तो ये हमारा मेजर मिशन था। दूसरा हमारा ये था कि हम डिज़ीज़ फ्री बेसिक सीड मटेरियल प्रोवाइड कर सकें फार्मर्स को, किसानों को, जो थ्रू प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करके। और ये दो हमारे मेन मिशंस थे जी। और जो जैसे कि आपने कहा कि किस किस फील्ड में इसमें काम हो रहा है जी, मैं इसमें बताऊं कि इसमें हमारा एक तो मेन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सीड प्रोडक्शन एक हमारा मेन फोकस है। उसके बाद हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड फोकस है कि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे काम हो रहा है। फिर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड काम हो रहा है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन से क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे डिफरेंट वेराइटीज़ वगैरह हमने बनानी होती हैं, उससे रिलेटेड काम हो रहा है। उसके अलावा हमारा एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें हम इंक्यूबेट कर रहे हैं एग्री बिजनेस, जो यूथ है हमारा उसमें कर रहे हैं, और एरोपोनिक टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें ये काम हो रहा है जी। सो सीड प्रोडक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀक्स ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जो हमारा सीड रिक्वायरमेंट है पोटैटो की और जो सीड प्रोडक्शन है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए तो जहाँ तो टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस किया जाए, जहाँ तो एरिया बढ़ाया जाए जी। तो इसको मीट करने के लिए और क्वालिटी सीड के लिए हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सीड प्रोडक्शन पे काम हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉमिसिंग वेराइटीज़ हैं, जो हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ हैं, कुछ यहीं से हमने डेवलप करी हुई हैं, तो वो वेराइटीज़ को हम एज़ ब्रीडर सीड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी अलॉटमेंट न्यू दिल्ली से होती है, और वो हम डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको देते हैं। जब ये ब्रीडर सीड उनके पास जाता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करके वो उसकी मल्टीप्लिकेशन करके ये फार्मर्स को देते हैं। तो ये मेन मकसद यही है कि हमें क्वालिटी सीड जो है वो फार्मर तक पहुँचे और वो आगे हमें एक उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, गल है भी मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी। ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ? जो मौसम में जो क्लाइमेट चेंज वो तो हो रहा है और वो एक हार्ड रियलिटी है, वो एक सच है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस दियाँ कि मौसम 'ਚ बदलाव तो आ रहा है, लेकिन असी अलर्ट हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक कि जो फ्यूचर सिनारियोज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे रिसर्च वर्क शुरू कर दिया है। जैसे ये ओपन टॉप चैम्बर्स होते हैं, हम जो फ्यूचर जब 20 साल 30 साल बाद जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो सारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ओपन टॉप चैम्बर्स में, और उसमें हम अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम कुछ हद तक, क्योंकि 4 साल से ये हमारा काम चल रहा है, और कुछ हद तक हम ये कामयाब भी हो गए हैं, और अब
मैं आपको एक बॉटम लाइन ये बताऊंगा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हम उसको काउंटर कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से जो हमने इधर करी हुई हैं, जो स्टैंडर्डाइज करी हुई हैं। इसके अलावा जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो उसमें आप देखो जो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, जो गैसेस एमिशन हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हो रहा है, जो स्टबल बर्निंग हो रही है, तो इसको भी हमने पूरा ध्यान में रखते हुए हमने एक नई स्टडी की है कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कि जो हमारा पोटैटो प्रोडक्शन सिस्टम है उससे कितना हमारा जो गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो हमने ये इस चीज़ को स्टडी करने के लिए और मैनेज करने के लिए हमने एक अलग से एक्सक्लूसिव स्टडी की है, जो पहली बार पोटैटो प्रोडक्शन सिस्टम में हुई है और पंजाब में पहली बार हुई है। उसमें हमने क्या किया कि हमने कार्बन फुटप्रिंट जो होते हैं कि कितनी गैस एमिशन हो रही है उसको हमने क्वांटिफाई किया। और एक क्वांटिफाई करना तो अलग बात है, उसके अलावा हमने इसको कैसे मैनेज करना है और ये जो क्वांटिफिकेशन जितना जीएचजी एमिशन हो रहा है वो कितने अमाउंट का हो रहा है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट पर्क्स की फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी हमारा किसान समझ पाएगा भाई मैं अगर पोटैटो प्रोडक्शन सिस्टम में हूँ, मैं कितनी गैस एमिशन कर रहा हूँ और उसका मुझे इकोनॉमिकली क्या नुकसान हो रहा है, तभी उसका नेट बैलेंस उसको पता चलेगा। लेकिन ये तो उसको पता चल जाएगा कि जैसे हमारी जो हम टेक्निक बता रहे हैं टेक्नोलॉजी से कि कितना एमिशन हो रहा है और कितने अमाउंट का हो रहा है, लेकिन इसको मैनेज करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, जो कार्बन फुटप्रिंट हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक तो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो भी एक्सक्लूसिव है। पहली बार पंजाब के लिए ही वो एक्सक्लूसिव बनाया हुआ है, जो बता देगा कि इतने पैसे का आप जी अमिट कर रहे हो जब आप पोटैटो ग्रो कर रहे हो। लेकिन उसको काउंटर कैसे करना है, उसके लिए हमने पहले देखा कि भाई इसका कल्प्रिट कौन है, इसका रीज़न क्या है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि इसका रीज़न है जो इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन हमारे पंजाब में फॉलो की जा रही है। तो इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को काउंटर करने के लिए, जब उसको रोकने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसको FDCP कहते हैं, और वो पंजाबी लैंग्वेज में है। और उसकी वजह से जो है उनको किसानों को ये पता चल जाएगा कि मुझे कितना फर्टिलाइज़र डालना है, इससे इम्बैलेंस कम होगा। इम्बैलेंस कम होगा तो जो एमिशंस हैं वो कम होंगे। जब एमिशन कम होंगे कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे और उसका अल्टीमेटली जो नेट बैलेंस है, जो पैसा है जो वो वेस्ट कर रहा है गैस की फॉर्म में, वो बच जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਕੋਪੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕੋਪੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇसी ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਰਸਿਬਲ ਵਰਮੀ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਨੂਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਿਸਪਰਸਿਬਲ ਵਰਮੀ ਪੈਲੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲਈ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ICAR ਦੇ ਆਲੂ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਾਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 75 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਫਰੀ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੁਫਰੀ ਖਿਆਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਕੁਫਰੀ ਗੌਰਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁਣ CPRI ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਪਸੋਨਾ 1, ਚਿਪਸੋਨਾ 2, ਚਿਪਸੋਨਾ 3, ਫਰਾਈਸੋਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਦੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੀਜ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਸੀਡ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੀਡ ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬੀਜ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਬੂਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲੂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 4 ਜਾਂ 5 ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਆਮ ਖੁੱਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੋਟੈਟੋ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲੂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਲੂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਧੇਰੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇੰस्टीट्यूट ਦੇ ਬਾਰੇ। तो आओ आप सुनते हैं उन्होंने विचार। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाला एक संस्थान है जो पूरी तरह से आलू के ऊपर कार्य करता है। और हमारे देश में अभी तक जितनी भी आलू की वैरायटीज़ निकाली गई हैं वो इसी संस्थान द्वारा निकाली गई हैं। अब तक हम 70 नई किस्मों का विकास कर चुके हैं, जो अलग अलग कृषि क्षेत्रों के लिए उनकी अनुशंसा की गई है। इसके अलावा हमारा संस्थान कई तरह के काम करता है अनुसंधान के, जिसमें आलू की खेती के बारे में कितना खाद डालनी है, कैसे पानी लगाना है, कैसे रोग और कीटों की रोकथाम करनी है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है, इस तरह की सारी जो है टेक्नोलॉजीज़ का विकास करता है और वो किसानों तक पहुंचाता है। हम अभी अपने एक केंद्र जालंधर केंद्र पे बैठे हुए हैं। ये केंद्र भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट केंद्र है। यहाँ से बीज आलू का उत्पादन किया जाता है और नई नई किस्मों का विकास किया गया है जो इस प्रक्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी हैं और उनकी काफ़ी अच्छी उत्पादकता है। कुफरी पुखराज आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, एक आलू की किस्म है जो पूरे देश में फैली हुई है, वो उसका विकास इसी केंद्र से हुआ। इसी तरह से और भी कई किस्में हैं, कुफरी ख्याति है, सुख्याति है, इनका भी विकास इसी केंद्र से हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ निकाली गई हैं। यहाँ पे मैकेनाइजेशन पे बड़ा अच्छा काम होता है। हमारी एक टेक्नोलॉजी एरोपोनिक्स के द्वारा बीज आलू उत्पादन की है, जिसको पंजाब में खासकर बहुत तेज़ी से जो है किसानों ने अपनाया है। और आज की डेट में जो बीज की उपलब्धता हमारे देश में बढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसी एरोपोनिक्स विधि के कारण बढ़ी है। उसके लिए मैं पंजाब के सभी किसानों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ और भी कई तरह के यहाँ पे जैसे उत्पाद बनाने के लिए हमारे पास जो है आलू से क्या नए नए उत्पाद बना सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा कि आलू से जलेबी बन सकती है, आलू से कई तरह के बिस्किट बन सकते हैं, आलू का आटा, आलू का दलिया, आलू की सूजी, इस तरह के उत्पाद बनाए गए हैं और इनको ऑलरेडी जो है ये कमर्शियलाइजेशन में है, इनका उत्पादन हो रहा है और जो है बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सी क्रियाएं इस केंद्र पे जो है की जाती हैं और ये जो हमारा संस्थान का हेडक्वार्टर शिमला है उसके सहयोग में यहाँ पे काम करता है। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर
किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल
www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच।